बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो इस वक्त गर्मी है उसकी शिद्दत अपनी इंतहा पर है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम भी चीख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में बिजली के बिल अदा करना उनके लिए मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। सारे सियासतदान ये कहते हैं कि गर्मी के इस मौसम में जो बिजली के बिल बढ़े हैं और लोगों को अपने घरों का पंखा चलाने के लिए भी बिजली के बिल अदा करने की उनमें सिक्कत नहीं बची, लेकिन वो सियासी पारे की हिद्दत को कम करने को तैयार नज़र नहीं आते हैं। हर कोई समझता है कि सियासी बहरान अगर होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सारे सियासतदान कहते हैं कि अगर सियासी बहरान बढ़ता चला गया तो मुल्क की इकानमी दुरुस्त नहीं होगी, आम आदमी के मसाइल हल नहीं होंगे, गुर्बत में कमी वाक़ई नहीं होगी और जो इस वक्त मईशत का हाल है इसे संभाला नहीं जा सकेगा। लेकिन कोई भी इस सियासी हिद्दत के अंदर कमी लाने को तैयार नज़र नहीं आता। मियाँ नवाज शरीफ आज फिर एक बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को क्यों जो है वो रुखसत किया गया। मुल्क अच्छा भला अपने ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। इसलिए फ़ैसला करने वालों को सोचना होगा कि हम IMF को खैरबाद कह चुके थे, दोबारा हमें IMF के पास जाना पड़ा है। यही बयानात अगर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देती हुई नज़र आती है। हमारी हुकूमत थी, बेहतरीन निज़ाम चल रहा था, हमारी हुकूमत रुखसत कर दी गई, लेकिन उसके बाद से शुरू होने वाला सफ़र अब किसी तरफ जाता हुआ भी दिखाई नहीं देता। कभी अदलिया की बात की जाती है, लोग सवाल उठाते हैं, अदलिया भी एक इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। फ़ौज की और इस वक्त सियासतदानों के माबैन एक ऐसी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा हो चुकी है कि हर कोई समझता है कि उस इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करके पॉपुलैरिटी हासिल करनी है। फ़ौज को भी इस बात का गिला शिकवा है और फ़ौज इस शिकवे का अक्सर इजहार भी करती रहती है कि हम जाने दें, हम अपनी कुर्बानियाँ दें, दहशत गर्दी से हम लड़ें, लेकिन तनकीद भी हमारे ऊपर हो और हमें बुरा भला भी कहा जाए। इसके साथ साथ अगर मरीम नवाज साहबा के बयानात देखें तो वो मौजूदा हालात की जिम्मेदार इस वक्त अदलिया को करार दे रही हैं और अदलिया में जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें अब सितंबर में जो ख़त्म होंगी छुट्टियों उसके बाद मुकर्रर होंगी। ये भी एक बड़ा इख्तलाफ सामने आया है। चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा सब समझते हैं कि अगर छुट्टियाँ कैंसिल भी करनी पड़ें क्योंकि ये अर्जेंट मामला है, आइन का मामला है, तो इसकी जो है नज़रसानी होनी चाहिए, लेकिन दो जज साहबान की तरफ से इस इख्तलाफ के बायस ये मामला भी लटकता हुआ दिखाई देता है। आखिर होगा क्या? PTI पर पाबंदी लगाने की बात हुई, पीपल्स पार्टी ने आला सतही इजलास बुला लिया। लगता यह है कि हर कोई इस माहौल में अपने अपने नंबर स्कोर करने के चक्कर में नजर आता है। इस सूरत हाल का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। रज़ा रूमी साहब भी सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। सलीम बुखारी साहब, आपने इस मुल्क की सियासत को बड़े क्लोजली देखा है, हुकूमतें बनती देखी, हुकूमतें जाती देखी। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि माजी की हुकूमत पर हम डाल के सारा बोझ आगे बढ़ जाते हैं। आज भी किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है। सारे कहते हैं कि जब तक सियासी बहरान हल नहीं होगा मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन ना कोई दो कदम पीछे हटने को तैयार है, ना कोई कहीं बैठ के डायलॉग करने को तैयार है। एक जमात समझती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देना चाहती है हर हाल में। कुछ रोज़ पहले कुछ TV मालकान से मीटिंग्स भी हुई फ़ौज की आला क़यादत की, जिसमें यह वाज़ेह कह दिया गया कि फ़ौज अब बर्दाश्त नहीं करेगी कि अब फ़ौज कुर्बानियाँ भी दे, दहशत गर्दी से भी लड़े और हर वक्त फ़ौज के ऊपर तनकीद हो और फ़ौज और आवाम को लड़ाने की कोशिशें जारी रहें। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हालात किस तरफ आपको जाते दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया बड़ी देर के बाद प्रोग्राम में अपने, और मेरा सलाम पहुंचाइए मेरे साथी जो हैं, दोनों बड़े सीनियर लोग हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात जहां हैं उसकी अगर आप रूट कॉज को ढूंढने चलें तो मैं आपको कुछ ऐसे चीजें अर्ज कर देता हूं जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई हैं। यानी मेरे नजदीक बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन एक तसलसल के साथ हो रहा है। मिसाल के तौर पर किसी सियासी जमात, सियासी हुक्मरान को असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी वक्त से पहले। ये काम तो हमेशा डिक्टेटरों ने किया था, लेकिन हमारे यहाँ हुआ ये। फिर अदालतों में जुडिशियल एक्टिविज्म का जो रवाज इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी नहीं होना चाहिए। जेलों को सियासी सेक्रेटेरिएट नहीं बनना चाहिए, बनाया हुआ है। नहीं, ये भी पहले कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। सोशल मीडिया से मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा दुनिया भर के अंदर करके नंबर तो टांग लिए जाते हैं, किसी एक पार्टी की खिदमत भी शायद हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ होता है वो भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी झंडे को जलाने का रवाज कब से पड़ा है? हमने बहुत पीछे के माजी में तो कभी नहीं देखा। ये भी नहीं होना चाहिए मगर हो रहा है।
मुल्क के गैर ममालिक के साथ या इंटरनेशनल जो यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मुआहदों के खिलाफ उनके हेड ऑफिस के बाहर बैठ के एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इन अदारों को खतूत नहीं लिखने चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें, इसको कर्जा ना दें, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। अब आपको मैं आखिरी बात अर्ज करूं, किसी भी मुल्क में, चाहे वो बनाना रिपब्लिक है, चाहे वो अफ्रीका की रियासतें हैं, चाहे दुनिया की एडवांस कौमें हैं, कहीं आपने नहीं देखा होगा कि सियासी जमातें अपने मिशन की खातिर, अपने यानी जो टारगेट्स हैं उनके हसूल के लिए फौजी तनसीबात पर चढ़ दौड़े। मुझे बता दीजिए जल्दी से, कोई मिसाल दीजिए मुझे, पूरी इस दुनिया की ह्यूमन मैनकाइंड की हिस्ट्री में किसी सियासी जमात का अपने मकसद के हसूल के लिए उन यानी तनसीबात के ऊपर हमले का कोई यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो शायद बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, लेकिन दुनिया में भी कहीं ये नहीं होता, यहां हुआ है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। सारी बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं, काश ये ना होती। अब इन सब चीजों के होने के बाद हम कहां खड़े हैं, दैट इज आई थिंक द मूट पॉइंट ऑफ टुडे। आज हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो अपने अरूज के ऊपर पहुंची हुई है। जो तकलीफ दे बातें हैं चंद वो मैं आपके साथ शेयर करूं। हमने कभी नहीं सुना कि कोई सियासी जमात या उसकी लीडरशिप ये कहे कि मैंने कंटेम्परेरी पॉलिटिकल क़यादत जो है उससे बात नहीं करनी। हमने कभी ये नहीं सुना कि एक सियासतदान जो एक सियासी जमात का लीडर हो और जिसकी जमात बहुत पॉपुलर जमात हो, वो ये कहे मैंने बात करनी है तो सिर्फ फौजी क़यादत के साथ करनी है, और वो फौजी क़यादत के साथ बात करते हुए भी ये कहे कि इसका जो चीफ है उसको तो मैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे बताइए कहां होता है ये सब कुछ जब हो रहा है तो फिर ऐसा कुछ होगा जो ना हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और ना खुदा ना खास्ता इस मुल्क में होना चाहिए। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं। मैंने एज ए जर्नलिस्ट 2 डिक्टेटरशिप के पूरे दौर को रिपोर्ट किया हुआ है, तीसरे को मैंने वैसे सफर किया हुआ है, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और मैंने ये बात हमेशा कन्विक्शन से कही है कि किसी मिलिट्री के जर्नैल में ये जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत पे को एक तरफ करके और खुद आके इक़्तिदार में बैठ जाए। ये मौका हमने हमेशा सियासतदानों ने हमारे उनको फराहम किया है। तीनों इंटरवेंशन जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि जब पॉलिटिकल क़यादत जब नाकाम हुई, जब दुश्मनियां इंतहा को बढ़ गई, तो रास्ता हमवार हो गया और इस कौम ने तालियां बजा के फौजी डिक्टेटर्स का इस्तेमाल किया है। क्या ये हमारी हिस्ट्री नहीं है? बिल्कुल। क्या हम चौथी मर्तबा भी चाह रहे हैं कि ये हो? क्यों? ठीक है। अतर काज़मी साहब, क्या पॉलिटिकल कि अगर आप जी बुखारी साहब, जी आप बताइए। चलिए अपना मैं अतर काज़मी साहब की तरफ जाना चाहता हूं। बुखारी साहब ने अर्ज कर रहा था इसी पे। जी ये कंप्लीट कर लें आप बुखारी साहब। जी प्लीज आइए। जी अब कंप्लीट कर लें। बस मेरा आखिरी जुमला ये था कि जब इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस हम ले लेंगे तो फिर पावर दैट भी ये दुनिया में हर जगह होता है। क्या हमने नहीं देखा कि जब कैपिटल हिल के ऊपर लोगों ने चढ़ाई की तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? क्या वहां का ट्रंप भी दोबारा आना नहीं चाह रहा? क्या उसके इम्कानात नहीं है कि वो दोबारा आ जाए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्टेट फेल हो जाए। उन्होंने एक एक आदमी को चुन चुन के सजाएं दी हैं। जो जाके स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गया था वो 18 साल के लिए अंदर गया है। इसी तरीके से बरतानिया के 2 एग्जाम्पल्स हैं इसी कंटेम्परेरी इसी डेकेड की, जब उन्होंने लूट और यानी जो लूट मार हुई, जो पब्लिक फसादात हुए, एक एक आदमी को जिन्होंने स्टोरों के अंदर घुस के चीजें उठाई थी वहां से एक एक आदमी को ट्रेस करके उन्होंने सजाएं दी हैं। स्टेट के ऊपर चढ़ाई करने का रिवाज सियासत का तकाजा बिल्कुल नहीं है। जी ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, जो बुखारी साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, क्या सियासतदान नाकाम हो चुके हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा वार बड़ी शिद्दत के साथ चलाई जा रही है। आज भी कुछ ट्वीट्स मेरे सामने पड़े हैं जिसमें कोट किया जा रहा है बुशरा बीबी साहिबा को, साबिक खातून अव्वल को, कि मेरे सामने इमरान खान साहब को मारा गया। इस किस्म का बयानिया जेल से भी आता है, तनकीद की जाती है इदारों के ऊपर। लड़ाई हमें बढ़ती दिखाई देती है। जुडिशरी एक तरफ है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान साहब की पार्टी है, उनके वार हर रोज़ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हैं। अब PMLN के वार जो हैं वो अदलिया के ऊपर हैं। हालात वाकई किसी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें। पहली चीज ये है कि एक जो अक्सर अब हमें बार बार सुनने को मिल रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए,
बार बार ये चीज कही जा रही है, मीडिया पे भी कही जा रही है, दीगर सोशल मीडिया पे भी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए। मलिक साहब, इस मुल्क में रोज हादसे हो रहे हैं। इस मुल्क में जब 90 रोज के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए तो वो हादसा था। इस मुल्क के अंदर जब आपने अदालत का फैसला नहीं माना तो वो हादसा था। इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो एक हादसा था। जो इलेक्शन कमीशन ने किया, अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि जनाब इन्होंने हमारे फैसले की गलत तशरीह की और जिस तरह का इंतखाब करवाया वो भी एक हादसा था। मसला ये है कि हादसे यहाँ पे रोज हो रहे हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि खुदा ना खास्ता कोई सानिया ना हो जाए। अगर हमने सानिया होने से रोकना है तो ये जो हादसे हम रोज कर रहे हैं इनको रोकने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है वो बड़ी एक यूनिक सी हिस्ट्री है। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई नहीं हुई। किसी मुल्क में आज तक, किसी बनाना रिपब्लिक में भी एक सियासी जमात डंडे उठा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं घुस गई। दुनिया की तारीख में किसी बनाना रिपब्लिक में भी हुक्मरानों ने, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, जिस तरह अज़मा बुखारी साहिबा और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जजेस को टारगेट किया, और अज़मा बुखारी साहिबा ने तो घरेलू ख्वातीन जो जजेस की हैं उनके हवाले से जो जुबान इस्तेमाल की। क्या दुनिया में किसी भी हुक्मरान जमात के लीडरान की जानिब से आप एक भी ऐसा बयान दिखा दें? तो मेरे ख्याल में एक यूनिक किस्म की सूरत हाल है यहाँ पे। हर कोई इसमें अपना अपना हिस्सा डाल रहा है, हर कोई इसके अंदर अपना अपना जो है किरदार अदा कर रहा है। बेहतरी इसी में है कि बेहतर तरीके से चीजों को सुलझाया जाए। अब ये जो हालात हैं ये जाहिर करते हैं कि इनमें से कोई भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि उसको इस चीज का इदराक हो कि हमने चीजों को किस तरह बेहतर करना है। मेरे ख्याल में बेहतरी का एक ही तरीका कार है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। जिसका जो किरदार है उसको वो किरदार अदा करने दें। दुनिया में कहां पे होता है कि एक जमहूरी हुकूमत खड़ी होकर कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। ये बहस शुरू हुई थी हम ख्याल बेंच से, अता बंदियाल भी चला गया, एजाजुल हसन भी चला गया, मुजाहिर नकवी भी चला गया, अब आपको मंसूर अली शाह से भी मसला है, अब आपको याया अफरीदी से भी मसला है, अब आपको दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से भी मसला है। तो इशू ये है कि आपको मसला सिर्फ ये है कि जज हमारे हक में फैसला करें। अगर हक में नहीं करेंगे तो हुकूमत फैसला नहीं मानेगी। ऐसे तो रियासतें नहीं चलती। आपकी ताकत हो जाए या किसी की भी ताकत हो जाए, वो आइन के जरिए होती है। जब आप उसको नहीं मानेंगे एक अदालत के फैसले को, तो फिर तो आप एक कैओस की तरफ जा रहे हैं, तो वहां से तो फिर कोई अच्छाई नहीं निकलनी। रज़ा रूमी साहब, अगर हम अतर काज़मी साहब के इस तज़किए को सामने रखें तो मुझे तो ये लगता है कि अदालतें भी अब इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो भी ताकतवर समझती हैं। फ़ौज अपने आप को ताकतवर समझती है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। सियासतदान अपने आप को तमाम कवानीन से मावरा समझते हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं, वो भी एक ताकत है। मीडिया, सोशल मीडिया, वो समझता है मुल्क वो चलाएगा, वो एक ताकत बन चुके हैं। वो कहते हैं जी हमारी मर्जी से मुल्क चलेगा। ये ताकत का फिर सरचश्मा जाएगा किधर? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। हमें तो ये मालूम है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आईन पाकिस्तान और जमहूरियत के तमाम तकाज़े और उसूल यही कहते हैं। और मसला ये है कि इसी जमहूरी और आइनी तकाज़ों को पामाल किया रखा है। ये 2024 है और मैं 2014 से ही स्टार्ट करूँगा मामला। 2014 से एक तनज़्ज़ुली का हमने आलम देखा है कि ये वही साल है जिस साल पार्लियामान पे हमला हुआ था। ये नहीं भूलना चाहिए। और यही साल था कि एक मुंतखब हुकूमत जो है उसको गिराने की पूरी कोशिश जो है बड़े शद्दोमद से की गई, और उसके लिए भी एक सिविलियन किरदार जो है उसको फिर रखा गया और ये काम करवाया गया। उसके बाद हमने देखा कि वो तो नाकाम हुआ, लेकिन 2 साल के बाद अदालती इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को चलता किया गया। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल कर घर भेज दिया गया। बुट्ठी भर लोगों ने, गैर मुंतखब लोगों ने करोड़ों वोटों वाले वज़ीर आज़म को बेतौकीर करके फारिग कर दिया। अब सिलसिला स्टार्ट हो गया। होना तो ये चाहिए था कि सियासी कुव्वतें इकट्ठी होती, मगर 17-18 में ऐसी तकसीम हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस वक्त टोटली साथ दे रही थी इस्टेब्लिशमेंट का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बेनिफिशियरी थी इस पूरे प्रोसेस का। और अब ये हुआ है कि मुल्क तकसीम दर तकसीम हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल रिवर्स हो गई है। कल के जो लोग थे जेलों में, वो आज इक्तदार में या मरी में बैठे हुए हैं, और जो इक्तदार में लाए गए थे लाडले, उनको जेलों में बिठा दिया गया। अब हुआ यह कि 10 साल में मामला ये हुआ कि अवाम जो है वो भी ये तमाशा देख रहे हैं। ये जमाना, आपने चूंकि सोशल मीडिया का जिक्र किया है, उसके साथ एक नौजवानों की तादाद है अक्सरियत में पाकिस्तान में,
वो ये देख रहे हैं, वो थोड़े से तंग भी, काफी तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं भाई ये तमाशा कब खत्म होगा। कभी किसी को आप लेकर आते हैं, सर पे चढ़ाते हैं, फिर उसको गिरा के जेल में डाल देते हैं, एंड वाइस वर्सा। और उसमें अब सोशल मीडिया की जो ताकत है वो यकीनन एक उभर कर एक नया चैलेंज बनकर आई है, क्योंकि जो रवायती पैमाने थे, जो रवायती टूल्स थे एस्टेब्लिशमेंट के पास, हुकूमतों के पास, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास, आप दोनों तो मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, सीनियर लोग हैं, और आपको पता है कि किस तरह से एक मिनिस्ट्री और चंद एक ब्यूरोक्रेट्स और वजीर कंट्रोल करते थे इंफॉर्मेशन को, ओपिनियन को। 2-3 अखबारात होते थे, हम उनके कॉलम पढ़ते थे, अच्छा जी ये जंग में क्या कॉलम आया है, इसका मतलब हवा बदल रही है। अब वो बात ही नहीं रही। अब तो टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का तूफान है। उसमें जाहिर बात है भांत भांत की बोलियां हैं, इंफॉर्मेशन भी है, डिसइंफॉर्मेशन भी है, केओस भी है, इंतशार भी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, देखिए दुनिया भर में सोशल मीडिया एक इल्लत बन चुका है। आज की खबर है, मैंने ये देखी नवाए वक्त में, कि पेशावर में 3 लोगों का कत्ल हो गया। उन्होंने कहा एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, तो उन्होंने एक दूसरे पे फायरिंग की और 3 लोग कत्ल हो गए, 5 लोग जख्मी हुए। अब ये तो अभी तो हम सियासी बातें करें ना, लेकिन आप आम लेवल के ऊपर देखें कि इसका कितना मुज़िर असर हो रहा है। इसके बारे में भी हमारे सियासतदानों को, पार्लियामान को ही कुछ करना होगा। ये जो सूबाई हुकूमतें आई हैं बारिज़ वजूद में, और जो कौमी असम्बली आई है, ये इस वक्त कहाँ है? देखिए मलिक साहब, ये तकाजा करना बहुत जरूरी है। ये आसान काम है एस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, खान साहब को, नवाज शरीफ को मुर्द इल्जाम हम कैरेक्टर्स को कर लेते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, टीटीपी के साथ क्या करना है, इलेक्शंस का मसला कैसे हल करना है, इलेक्शन कमीशन में जो मसाइल हैं, कोई आपस में बातचीत का जरिया है ही नहीं, डेडलॉक है। इस डेडलॉक में फिर सिस्टम क्रैश होता है। हमने तारीख से यही देखा है, जब सिस्टम क्रैश होता है तो फिर उसके नताइज खौफनाक निकलते हैं। रज़ा पे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है रज़ा रूमी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। और जिस सिस्टम ने क्रैश होने की आप बात कर रहे हैं, ताज़ा तरीन खबर ये भी आ रही है कि KPK की असम्बली उसको भी अब तोड़ने की जो है वो PTI उसके लिए राज़ी है। ये किस हद तक इसकी तस्दीक हो सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को भी कोर्ट किया जा रहा है। अगर ये KPK असम्बली PTI तोड़ देती है, ये असम्बलियों से इस्तीफे दे देती है, फिर जो नया बहरान है उसको कैसे संभाला जाएगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।